नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे राजभाषा। वर्तमान समय में भारत सरकार द्वारा कितनी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है और जो आज़ादी के समय कितनी भाषाएँ जो थी राजभाषा के रूप में शामिल किया गया था। इसके बारे में भी हम देखेंगे और ये भी देखेंगे कि आखिर राजभाषा का दर्जा किस आधार पे दिया गया था, इसके लिए कौन-कौन से आयोग, कौन-कौन सी समितियों का गठन किया गया था, इसके बारे में भी देखेंगे और साथ-साथ ये भी देखेंगे कि आखिर भारतीय संविधान में राजभाषा का किस अनुच्छेद और किस आर्टिकल के अंतर्गत उसे शामिल किया गया है, इन सारे तथ्यों को आज हम देखने वाले हैं। तो यहाँ बिना देर किए हुए हम ये देखते हैं कि संघ की भाषा जो है हिंदी है। संघ की भाषा हिंदी है और इस संघ की भाषा हिंदी के साथ-साथ सहायक भाषा जो होगी वो क्या होगी? अंग्रेजी होगी। किस किसके अनुसार? तो राजभाषा अधिनियम 1963 के अनुसार। किसके अनुसार? राजभाषा अधिनियम अधिनियम पारित किया गया था 1963 के अनुसार कि जो राजभाषा होगी हिंदी होगी और उसकी सहायक भाषा जो होगा वो अंग्रेजी होगा। तो अंग्रेजी क्यों होगा? क्योंकि दक्षिण भारत के जितने भी राज्य हैं वो हिंदी भाषा को ना सुनना चाहते हैं ना और ना ही उसके बारे में चर्चा करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारी अपनी भाषा में पार्लियामेंट में बात हो। अपनी भाषा कहने का मतलब मलयालम में हो, तेलुगु में हो, कन्नड़ में हो या जितने भी दक्षिण भारत की भाषाएँ हैं, वो दक्षिण भारत के राज्य वाले चाहते हैं कि मेरी भाषा में भाषा का जो संसद चले, मेरी भाषा में चले। तो इस स्थिति में उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच एक विवाद उत्पन्न हो गया था, भाषा को लेकर के। तो दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बीच में भाषा की कोऑर्डिनेट करने के लिए अंग्रेजी भाषा को एडिशनल भाषा के रूप में रखा गया था। कब? 1963 अधिनियम के अंतर्गत, राजभाषा अधिनियम 1963 के अंतर्गत और तब से अंग्रेजी भाषा आज हमारे पार्लियामेंट में चलती आ रही है। ऑफिशियली ये अंग्रेजी भाषा जो ऐसा है जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में कोऑर्डिनेट का काम करती है। ये भारतीय संविधान में कहाँ रखा गया है? किस भाग में इसका वर्णन किया गया है? तो इसका भाग 17 में इसका वर्णन किया गया है। किस रूप में? तो राजभाषा के रूप में वर्णन किया गया है। किस रूप में वर्णन किया गया है? ऑफिशियली लैंग्वेज के रूप में, राजभाषा के रूप में वर्णन किया गया है। इसी के बारे में हम देखने का आज प्रयास भारत की राजभाषा प्रणाली किस देश से प्रेषित था? जब हमने राजभाषा का वर्णन किया, तो आखिर भारत में किसी न किसी देश से तो राजभाषा का प्रेरणा लिया होगा ना। तो भारत जो था, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा सभा था जो, उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक राजभाषा मेरे पास भी हो। इसका प्रेरणा किससे मिला उन्हें? तो उन्हें आयरलैंड के संविधान से मिला। आयरलैंड के संविधान में क्या था? एक राष्ट्रीय भाषा था और जो कि प्रशासनिक कार्य के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली भाषा था। तो भारतीय संविधान निर्मात्री सभा ने भी ये अपने निर्मात्री कमिटी के अंतर्गत ये प्रस्ताव रखा थे कि हमारे पास भी एक ऐसी भाषा होनी चाहिए जो अपने क्या करना चाहिए जो वो भाषा का इस्तेमाल प्रशासनिक दृष्टि से उस भाषा का इस्तेमाल राजभाषा के रूप में होनी चाहिए। इस बात का चर्चा जब चलने लगा था तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में विवाद उत्पन्न हो जाता है। दक्षिण भारत कहता है कि दक्षिण भारत की भाषाओं को राजभाषा के रूप में माना जाए और उत्तर भारत कहता है कि उत्तर भारत में चल प्रचलित भाषा जो अंग्रेजी है, हिंदी है, उस हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में क्या किया जाए मान्य किया जाए। तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में एक कसमकस उत्पन्न हो जाता है। तो इसी कसमकस को मिटाने के लिए इसी कसमकस के बीच में एक समन्वय स्थापित करने के लिए क्या लाया जाता है कि उत्तर भारत से हिंदी को ले लिया जाता है और दक्षिण भारत में अधिकांश दक्षिण दक्षिण भारत के जितने भी राज्य हैं, अपने क्षेत्रीय भाषा जैसे कन्नड़ हो मलयालम हो, तेलुगु हो ये सब भाषा के साथ-साथ उनकी एक और भाषा चलती है, वो होती है अंग्रेजी भाषा। तो दक्षिण भारत से अंग्रेजी को शामिल कर लिया गया है। इस प्रकार से वर्तमान में भारत में कितने राजभाषा के रूप में? एक हो गया हिंदी जो राजभाषा के रूप में है और दूसरी सहायक भाषा के रूप में है, जो अंग्रेजी भाषा को शामिल कर लिया गया। और इस प्रकार से उत्तर भारत और दक्षिण भारत के जो विद्वानों के बीच जो भाषा विवाद की कसमकस चल रही थी, उसको समाप्त कर लिया गया। ये मॉडल कहाँ से लिया गया था? तो आयरलैंड का मॉडल था ये। आयरलैंड से भाषा को लिया गया था, ये याद रखिएगा। आयरलैंड के संविधान से भाषा को शामिल किया गया था, ठीक है ना? और सबसे पहले भारत में भी एक राजभाषा हो, इसकी सिफ़ारिश जो है महात्मा गांधी ने सबसे पहले किया था। उन्होंने कहा था कि एक भाषा ऐसी हो जो कि एक भाषा ऐसी हो जो कि क्या होनी चाहिए आम जनता के साथ प्रशासनिक व्यक्ति के साथ बात करने के लिए आम आम व्यक्ति का एक भाषा होनी चाहिए। इस भाषा का किसने प्रतिवेदन किया था सबसे पहले? तो 1918 में महात्मा गांधी द्वारा किया गया था
और महात्मा गांधी ने किस भाषा का रिकमेंडेशन किया था? तो हिंदी भाषा को किया था। हिंदी भाषा क्यों किया था भाई? क्योंकि हिंदी जो उत्तर भारत की अधिकांश जनमानस की भाषा थी, इसलिए वो हिंदी भाषा को क्या राजभाषा के रूप में सिफारिश किया था, ठीक है ना? ऐसे में क्या था? राजभाषा के लिए कौन-कौन सी समितियाँ बनी थी उस समय, उसके बारे में हम देखेंगे कि तत्कालीन स्थिति में आखिर राजभाषा कोई एक को तो माना नहीं गया था, तो उस स्थिति में कितनी समितियाँ बनाई गई थी राजभाषा के लिए, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। देखते हैं कि सबसे पहली कमेटी थी जो कौन-सी थी? एस.के. धर कमेटी। यहाँ पे सिर्फ आपको धर कमेटी दिख रहा होगा। ये पूरी कमेटी का नाम था एस.के. धर कमेटी। कौन-सी कमेटी थी? एस.के. धर। ये कब बनाया गया था? तो 1948 ईस्वी में। जैसे एस.के. धर के अध्यक्षता में बनाया गया कमेटी था। इसका काम क्या था? तो भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का अध्ययन करना, भाषा की समस्या का समाधान करना। कौन सी कमेटी थी? ये क्वेश्चन आता है हमेशा एग्जाम में कि भाषा के आधार पर गठित समितियों का क्रमबद्ध मूल्यांकन करे या क्रमबद्ध मिलान करे। तो इसलिए आपको ये इसके अध्यक्ष और बनने वाली समिति का डेट दोनों इम्पोर्टेंस हो जाता है याद रखने के लिए। इसके धर कमेटी का काम क्या था? तो भाषा की समस्याओं का समाधान करने के लिए भाषा के आधार पर जो राज्यों का बंटवारा की जो बात उठ रही थी, तो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, इसके बारे में जो है अध्ययन करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो एस.के. धर साहब थे, ठीक है ना? उसके बाद दूसरी कमेटी बनती है 1949 में, जस्ट दूसरा साल बन जाती है दूसरी कमेटी। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? इसमें अध्यक्ष को एक व्यक्ति ना करके इसमें 3 पर्सन होते हैं और तीनों व्यक्ति इसके सदस्य होते हैं। कौन-कौन होते हैं? जेवीपी कमेटी इसको कहा जाता है, जेवीपी कमेटी। क्यों? क्योंकि ये 3 जो सदस्य होते हैं, तीनों ही इसमें बहुत ही नामी-गिरामी व्यक्ति होते हैं। जैसे जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारामैया। इस प्रकार 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई जाती है। कब? 1948 में। और ये भाषा विवाद पर राजनीतिक संतुलन बनाने कैसे है और भाषा के विवाद पर किस प्रकार से संतुलित करना है, एक राज्य को दूसरे राज्य के से अधिक बंटवारा करना है, दूसरे राज्य के साथ। अभी जैसे हमारा क्या होता है, बड़ा राज्य हो गया तो उसे प्रशासनिक दृष्टि से छोटा कर दिया जाता है कि ठीक है, जैसे हमारा आप देखेंगे कि अभी उत्तर प्रदेश में एक राज्य उत्तर प्रदेश राज्य से एक अलग जिला बन गया, ठीक है ना? तो हम अभी देखेंगे कि आप छत्तीसगढ़ से अलग राज्य बन गया। आप देखेंगे छत्तीसगढ़ से राज्य नहीं बना, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना, उसे देखेंगे बिहार से झारखंड बन गया, हिमाचल से उत्तराखंड। तो इस प्रकार जब अलग राज्य बन रहे थे तो तत्कालीन समय में ये भाषा सबसे बड़ी समस्या थी कि भाषा के आधार पर हमें एक अलग क्षेत्र दिया जाए। तो इसी की अध्ययन करने के लिए समय-समय पर अलग-अलग कमिटियाँ बनाई गए थे, ठीक है ना? कि आखिर जो भाषा का विवाद है और राजनीतिक संतुलन किस प्रकार से स्थापित किया जा सके भाषा विवाद में, इसके अध्ययन के लिए अलग-अलग कमिटियाँ बनाई गई थी। पहली कमेटी थी एस.के. धर आयोग जो 1948 में गठित की थी और दूसरी कमेटी थी जेवीपी समिति जो कि 1949 में गठित की गई थी। जेवीपी बोले तो जवाहरलाल नेहरू, वी फॉर वल्लभ भाई पटेल और पी फॉर पट्टाभी सीतारामैया। 3 व्यक्तियों की एक समिति थी जिसकी स्थापना कब किया गया था? 1948 में और कारण इसका काम क्या था? तो भाषा विवाद पर राजनीतिक संतुलन किस प्रकार से स्थापित किया जाए, इसका अध्ययन। तीसरा क्या था? तो राजभाषा आयोग था। तीसरा सी में क्या था? राजभाषा आयोग। किसकी अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया गया था? तो बी.जी. खैर की अध्यक्षता में इसका गठन किया जाता है और ये अनुच्छेद 344 के अंतर्गत किया जाता है। इसका काम क्या था? तो हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने की सिफारिश करना। हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने की सिफारिश करना किसके अध्यक्षता में होती है भाषा आयोग का गठन? तो राजभाषा आयोग नाम होता है और बी.जी. खैर की अध्यक्षता में किया जाता है। राजभाषा क्रियान्वयन की निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया जाता है। उसके बाद राजभाषा क्रियान्वयन, राजभाषा किसको राजभाषा बनाया जाए, इसके क्रियान्वयन के लिए एक निगरानी कमेटी गठित की जाती है और निगरानी कमेटी गठित रिपोर्ट जो देती है वो किसको देती है? तो राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट के अंतर्गत किसी भी भाषा को क्या करता है? राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान कर देता है। मान्यता प्रदान करने की शक्ति किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति को कौन भेजता है? तो राजभाषा क्रियान्वयन कमेटी होती है, वो राष्ट्रपति के पास भाषा को भेजती है और वो राष्ट्रपति उस भाषा को मान्यता देता है, उस देते हैं उसके बाद वो जो है भाषा राज्य भाषा या राष्ट्रीय भाषा राज्य भाषा के रूप में शामिल हो जाता है। अपना था, ठीक है ना? वर्तमान समय में हम देखेंगे भारत में कितनी राजभाषाएँ हैं, इस प्रकार जब कमिटियाँ गठित की गई, तो तत्कालीन भारत सरकार जो था
सर्वप्रथम 14 भाषाएँ थी जब 1950 में जब कमिटियाँ अपनी-अपनी रिपोर्ट दे दी थी, तो उस समय क्या था भारत में कितनी भाषाएँ थी? 14 भाषाओं को मान्यता दिया गया था 1950 के दरमियान। लेकिन वर्तमान में कितनी भाषाएँ हैं? सवाल आता है कि जब 1950 में जब कमिटियाँ गठित की गई थी, 1948 में धर कमेटी, 1949 में जीबीपी कमेटी, 1950 के दरमियान में वीजी खैर कमेटी, तो इन कमिटियों के रिपोर्ट के अंतर्गत 1950 में कितनी भाषाओं को राष्ट्रीय राजभाषा के रूप में शामिल किया गया था? तो 14 भाषाओं को राजभाषा के रूप में शामिल किया गया था। कब? 1950 में। लेकिन सवाल आता है कि शुरुआती दौर में कितनी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया था और वर्तमान समय में कितनी राजभाषाएँ भारत में अ, अभी वर्तमान समय में है। तो कितनी भाषाएँ वर्तमान में है? तो अभी वर्तमान में 22 भाषाओं को राजभाषा की सूची में शामिल किया गया है। 22 भाषाएँ जो है राजभाषा के सूची में शामिल किया गया। अब सवाल आता है कि किस अनुसूची में भाषा का वर्णन किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में भाषा का वर्णन किया गया। आप देखेंगे किस प्रकार से मैं घुमा करके बातों को एक-दूसरे के कड़ी के साथ जोड़ देता हूँ ताकि आप सुने भी अच्छे से ना, तो आपको जो है याद रखने में ईज़ी हो जाता है। 22 भाषा 24 पहले 14 भाषाएँ थी, 1950 के दरमियान, उसके बाद जब कमिटी जब अपनी-अपनी रिपोर्ट दी, उस समय 14 भाषाएँ थी, है ना? उसके बाद समय-समय पर अलग-अलग समय में भाषाओं को जोड़ा गया भारतीय संविधान में अलग-अलग से संविधान संशोधन होते गए और जिस जिस टाइप से डिमांड बढ़ती गई, उस टाइप से भाषाओं को जोड़ा गया और वर्तमान समय में कितनी भाषाएँ हैं? तो 22 भाषाएँ, कितनी? 22 भाषाएँ हैं। अब 22 भाषाओं का वर्णन क्यों भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? ये सवाल आता है। तो 22 भाषाओं का वर्णन भारतीय संविधान में कहाँ किया गया? 22 अनुसूचित भाषाएँ हैं, इसका वर्णन भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में किया गया। कौन-सी अनुसूची में? 8th शेड्यूल जो 8वीं अनुसूची है, इसमें 22 भाषाओं का वर्णन किया गया। आप देखेंगे कि 22 भाषाएँ कौन-कौन सी है। तो अभी यहाँ पे आप स्लाइड में देखेंगे या तो मैप में भी आप देख सकते हैं या फिर जो लिखा हुआ है आप यहाँ भी देख सकते हैं। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। पहली है हिंदी, आप यहाँ से देखेंगे यदि मैप में देखना चाहें, तो मैप में आप देखेंगे सबसे पहले कि आप हिंदी देखेंगे, कहाँ पर हिंदी आपको दिखाया गया देगा? ये उत्तर प्रदेश वाला पूरा एरिया जो दिख रहा है आपको, क्या दिखाई दे रहा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ये सारे एरिया किसके अंतर्गत है? आप देखिए इतना लंबा एरिया जो है, किसके अंतर्गत है? तो ये बेल्ट जो था, हिंदी वाला बेल्ट था। आप देखिए ये महाराष्ट्र वाला नहीं, ये हिंदी वाला बेल्ट था, ठीक है ना? उसके बाद कन्नड़, दूसरी भाषा क्या थी? तो हिंदी, कन्नड़, गुजराती। आप ये जो भारत का मैप है, आप यहाँ किसी भी कोना में आप इमेजिन करो कि उत्तर से हम याद करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे आते हैं सबसे पहले कश्मीर, ठीक है ना? जम्मू कश्मीर में कौन-सी भाषा? तो कश्मीरी भाषा को। उसके नीचे पंजाब में पंजाबी भाषा, उसके नीचे आते हैं तो राजस्थान में राजस्थानी, उसके नीचे आते हैं गुजरात का गुजराती भाषा, महाराष्ट्र का मराठी भाषा, उसके नीचे गोवा का कोंकणी, उसके और नीचे आते हैं तो कर्नाटका का कन्नड़, केरला का मलयालम और फिर दक्षिण से पूरब की ओर चलते हैं तो तमिलनाडु का तमिल, आंध्र प्रदेश का तेलुगु, उड़ीसा का उड़िया, वेस्ट बंगाल का बंगाली, वेस्ट बंगाल का बंगाली, मिजोरम का मिजो, मणिपुर का मणिपुरी, नागालैंड का नागालैंड का नागालैंडी जो वहाँ की अपनी लोकल लैंग्वेज है वो भाषा थी। असम का असमी और मेघालय का भी एक भाषा है, ठीक है ना? तो असमिया इधर चलता है तो वही नेपाल का नेपाली, सिक्किम जो नेपाल वाला एरिया है, सिक्किम का नेपाली। इस प्रकार आपने देखा कि भारत का अलग-अलग राज्यों की भाषाएँ क्या थी? अलग-अलग थी और इन सारे राज्यों की जो भाषा अलग-अलग थी तो अपने-अपने क्षेत्र में उस भाषा का जब इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे थे तो भारत सरकार द्वारा अनुरोध करने पर राष्ट्रपति से रिकमेंडेशन करने पर उन भाषा को राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया। कितने भाषाएँ वर्तमान में है तो 22 है और शुरुआत में कितनी थी? 14 भाषाएँ थी। 14 भाषाएँ जो शुरुआत में थी तो यहाँ लिखा हुआ है 22 भाषाएँ जो वर्तमान में है, वो आप इस मैप में आप देख सकते हैं, ठीक है ना? अब इस प्रकार 1967 में 21वां संविधान संशोधन द्वारा कितने भाषा को शामिल किया गया था? 21वां संविधान संशोधन द्वारा एक भाषा को शामिल किया गया था। कौन सी भाषा था? तो सिंधी भाषा था। सिंधी को कब जोड़ा गया? तो 1967 में जोड़ा गया था। कौन-सा संविधान संशोधन द्वारा? तो 21वां संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। अब 14 के बाद कितना भाषा हो गया? तो 15 भाषा हो गया। 15वीं भाषा कौन थी? सिंधी भाषा हो गई थी। सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया था? तो
1967 में जोड़ा गया था। संविधान संशोधन कौन-सा था? 21वां संविधान संशोधन था, ठीक है? अब आगे 1992 में 3 भाषा को जोड़ा जाता है। अगला 1992 में कितनी भाषा जोड़ी जाती है? 3 भाषा को जोड़ी जाती है। कौन-कौन सी जोड़ी जाती है? नमक को आप याद रखना, नमक बोले तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 3 भाषा को कब जोड़ा जाता है? तो 1992 में जोड़ा जाता है। 71वां संविधान संशोधन कब जोड़ा जाता है? तो 1992 में कौन-कौन सी भाषा था? तो नमक था। नमक जो खाते हैं ना वो नमक। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 3 भाषा मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 3 भाषा को जोड़ा गया था कब? 1992 में और 71वां संविधान संशोधन के तहत इसे शामिल किया गया था और इस प्रकार से 15 और 3 कितना हो गया? 15 और 3 18 भाषा हो जाती है। 15 और 3 18 हो जाता है। 18 होने वाले 3 भाषा कौन से थे? नमक था। एन से नेपाली, एम से मणिपुरी और के से कोंकणी। इस प्रकार से 3 भाषा के साथ कितना भाषा हो जाता है? 15 और 3 18 भाषा हो जाता है। उसके बाद 2003 में 52वां संविधान, 52वां माने 92वां संविधान संशोधन किया जाता है। 92वां संविधान संशोधन के तहत जो है 4 भाषा को जोड़ा जाता है। 4 भाषा कौन-कौन सा होता है? तो 92nd बोले 92वां अमेंडमेंट एक्ट होता है, उसके तहत 4 भाषा जोड़ा जाता है। 4 भाषा होता है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। 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 बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 4 भाषा को जोड़ा जाता है। अब मैं इसे ट्रिक में यदि बोलूँ तो बीडीएमएस, बीडीएमएस में बी फॉर बोडो, डी फॉर डोगरी, एम फॉर मैथिली, एस फॉर संथाली। इस प्रकार से 4 भाषा जोड़ते ही कितना भाषा हो जाता है वर्तमान में भारतीय संविधान में? 4 भाषा के जोड़ने के बाद वर्तमान में भारतीय संविधान में हो जाता है 18 और 4 22 भाषा हो जाता है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बीडीएमएस, बीडी और एम से मैथिली और एस से संथाली। कितना हो गया? बीडीएमएस। बीडीएमएस बोले तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को कब शामिल किया गया? तो 2003 में 92वां 92वां संविधान संशोधन द्वारा और इस प्रकार भारतीय संविधान में टोटल 22 भाषाएं हो जाती है। 22 भाषाएं कब होती है? तो 2003 में हो जाती है। ठीक भाषा, ठीक है? तो देखते हैं कि आखिर किस अनुच्छेद में इसको अभी तक तो हमने ये वो देख लिया लेकिन आखिर ये किस अनुच्छेद में जो है राजभाषा को शामिल किया गया तो देखते हैं कि 343 से लेकर के 351 तक जो है राजभाषा का वर्णन किया गया है और इस प्रकार कुल 9 अनुच्छेद ऐसे हैं, कुल 9 अनुच्छेद जिसमें भाषा का वर्णन किया गया है। राजभाषा क्या होगा, इसका किस प्रकार से विकास किया जाएगा, इस सारे वर्णन किया गया है किसमें? 9 अनुच्छेदों के अंतर्गत है। अनुच्छेद कहाँ से है? 343 से 351, 343 से 351, ठीक है ना? यहाँ 4 था बीच में, यहाँ 5 बीच में हो गया, ठीक है? बस यही याद रखना कि 343, 343 से लेकर 351 तक के बीच में क्या है? राजभाषा का वर्णन किया गया। तो कितने अनुच्छेद है इसके बीच में? तो 9 अनुच्छेदों में इसका वर्णन किया गया। अब देखते हैं कि अनुच्छेद बोलता है 343 कि संघ की एक भाषा होगी, एक भाषा होगी, संघ की एक भाषा होगी। कौन सी भाषा होगी? तो देवनागरी भाषा, हिंदी की देवनागरी लिपि की भाषा होगी। कौन सी भाषा? हिंदी की देवनागरी लिपि की भाषा होगी। क्वेश्चन आता है कि 343 में किसका वर्णन किया गया? तो 343 में किसका वर्णन किया गया? हिंदी भाषा का वर्णन किया गया या तो फिर देवनागरी की भाषा का वर्णन किया गया। दो में कुछ भी क्वेश्चन आता है, कभी-कभी ये आता है देवनागरी लिपि, देवनागरी भाषा का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? 343 में किया गया, ठीक है ना? इसके अंगों का रूप क्या हो गया? अंतरराष्ट्रीय हो गया। अनुच्छेद 344 अगला अनुच्छेद 344 कहता है कि राजभाषा आयोग और संसदीय समिति का गठन किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर अलग-अलग राज्यों का अलग-अलग भाषाएं यदि डिमांड की जाती है तो उस भाषा को राष्ट्रपति के समक्ष लेने के लिए समितियों का गठन किया जाएगा। ये किसमें? 344 में। अनुच्छेद 345 बोलता है कि राज्य अपनी राजभाषा तय कर सकता है। कोई भी राज्य जो है अपनी राजभाषा तय कर सकता है और फिर वो राजभाषा तय करके वो क्या करता है? राष्ट्रपति के रिकमेंडेशन में भेज देता है। राज्य सरकारें चाहती है कि यदि हमारे लिए एक अलग राजभाषा हो तो राजभाषा का रिकमेंडेशन करके किसके पास भेजा जाता है? राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, ठीक है ना? अनुच्छेद 346 क्या कहता है? अनुच्छेद 346 कहता है
राज्यों के बीच और संघ राज्य के बीच एक आधिकारिक भाषा होगी। राज्य और राज्य के बीच या राज्य और संघ के बीच में एक आधिकारिक भाषा होगी। या जब 2 राज्यों के बीच कोई सरकारी पत्राचार होता है, सरकारी का काम होता है, तो उस स्थिति में क्या होगा? केंद्र और राज्यों के बीच में एक सरकारी काम के लिए एक निश्चित राजभाषा होगी और राजभाषा क्या किस भाषा में होगी? तो अंग्रेजी का प्रयोग किया जाएगा। तमिल से यदि दिल्ली को सरकार को कोई लेटर लिखना हो या दिल्ली से कोई तमिल हाई कोर्ट को या मद्रास हाई कोर्ट को यदि कोई लेटर लिखना हो, तो तमिल भाषा में ना लिख कर के या हिंदी भाषा में ना लिख कर के किस भाषा में पत्राचार होगा और संचार का माध्यम क्या होगा? तो इंग्लिश भाषा संचार का माध्यम होगा, ठीक है ना? लेकिन कभी-कभी इसका एक्सेप्शंस भी आ जाता है। अपवाद स्वरूप यदि 2 राज्य आपस में चाहे कि हम हिंदी भाषा में ही अपने पत्राचार करें, जैसे कि क्या उत्तर प्रदेश और बिहार चाहे कि हम पत्राचार की भाषा जो होगी अंग्रेजी ना ला के रख के हिंदी रखें, तो उस स्थिति में वो रखा जा सकता है क्योंकि बिहार की भी भाषा हिंदी है और उत्तर प्रदेश की भी भाषा जो भाषा है वो भी हिंदी है। तो इस स्थिति में क्या होता है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यदि पत्राचार बिहार सरकार को किया जाता है तो दोनों राज्य में क्या है हिंदी भाषा है, तो इस स्थिति में हिंदी भाषा में पत्राचार किया जा सकता है। लेकिन जैसे ही भाषा परिवर्तित हो जाता है दूसरे राज्य में तो उस स्थिति में उस राज्य के साथ पत्राचार यदि किया जाता है तो कौन सी भाषा में किया जाएगा? अंग्रेजी भाषा में किया जाएगा। इसका वर्णन कहाँ किया गया? थ्री 343 में इसका वर्णन किया गया। पत्राचार की भाषा क्या होगा? तो अंग्रेजी हो गया। संघ और राज्यों के बीच और या तो राज्यों के बीच मान लीजिए कि बिहार सरकार द्वारा तमिलनाडु या तो असम सरकार को कोई लेटर लिखना हो या पत्राचार करना हो तो इस स्थिति में असमी भाषा यहाँ असम से हो जाती है, बिहार से बिहार में हिंदी भाषा हो जाती है। तो इस स्थिति में एक कॉमन भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा और वो कॉमन भाषा क्या होगा? तो अंग्रेजी होगा, ठीक है? यदि 2 राज्य जिसमें हिंदी भाषा चलती हो तो चाहेगा तो दोनों राज्य आपस में हिंदी से पत्राचार कर सकता है, लेकिन यदि 2 राज्यों की भाषा अलग-अलग हो तो उस स्थिति में तीसरी भाषा इस्तेमाल की जाती है और तीसरी भाषा क्या होती है? तो अंग्रेजी होती है। इसका वर्णन कहाँ किया गया? 346 में किया गया है, ठीक है ना? 346 कहता है कि अंग्रेजी भाषा राज्य और संघ के बीच में व्यवहारिक भाषा का काम करेगा, ठीक है? एक्सेप्शन वगैरह सब मिलाकर के मैंने इतना लंबा चौड़ा कर दिया। अब 346 तो मैंने कह दिया 357 क्या कहता है? 357 कहता है कि किसी राज्य में अल्पसंख्यक भाषा को मान्यता देना। यदि सरकार चाहता है, उस राज्य की सरकार चाहती है कि जनसंख्या का एक बड़ा भाग कोई विशेष भाषा की मांग कर रहा हो, तो उस भाषा को राजकीय भाषा का दर्जा दिया जा सकता है। ठीक है? राजकीय भाषा का दर्जा जैसे कि आप झारखंड में जाओगे तो आपको झारखंड में संथाली खोरठा नगपुरिया, मुरारी इन सारे भाषाओं को क्योंकि उसकी एक कम्युनिटी है, वहाँ के लोकल जनता उस भाषा में का इस्तेमाल अपने क्षेत्र में अपनी कम्युनिकेशन के लिए करते हैं, तो उस स्थिति में उन भाषा को वहाँ की क्या भाषा मानी गई है? तो राजकीय भाषा मानी गई है और उसे किस आर्टिकल के अंतर्गत रखा जाता है? 347 के अंतर रखा जाता है, ठीक है ना? एक राज्य के अंतर्गत ही मान लीजिए कि अलग-अलग भाषाओं को राज्य सरकार मान्यता दे रही है, तो उस भाषा को किस श्रेणी में रखा जाता है? किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो 347 के अंतर्गत रखा जाता है। आप देखिए कितने छोटे-छोटे पॉइंट को मैं निकाल कर के आपके सामने लेकर आ रहा हूँ ताकि आप बड़े से बड़े एग्ज़ाम भी यदि दे रहे हो और उस स्थिति में यदि क्वेश्चन ये आता है कि किसी राज्य की उपभाषा का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आप फँसे ना, समझे ना? वहाँ पे लगे नहीं कि अरे यार! मैं आज तक पढ़ा ही नहीं है। तो वो स्थिति आपके दिमाग में ना उत्पन्न हो इसीलिए मैं हर एक छोटे पॉइंट को लेकर के आने का प्रयास करता हूँ और वो छोटा पॉइंट ये है कि यदि ये क्वेश्चन आता है कि कोई भी राज्य सरकार किसी भाषा को उप राजकीय भाषा की मान्यता देता है तो कौन सा अनुच्छेद में देता है? सवाल ये बनता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 347 के अंतर्गत वो राज्य जो है उप राजकीय भाषा की मान्यता देता है क्योंकि उसकी राजकीय भाषा यदि हिंदी है तो अपनी उप राजकीय भाषा में अपने क्षेत्र में चलने वाली भाषा को मान्यता दे सकता है, आधिकारिक रूप से उसकी घोषणा वो कर सकता है, ठीक है ना? 347 के अंतर्गत 47 के बाद 348 क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो भाषा होगी, क्या होगी? संसद के कानूनों की भाषा क्या होगी? तो देख लीजिए दोनों चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो या तो संसद के जो कानून होते हैं उसकी भाषा कैसी होगी तो अंग्रेजी होगी क्यों इसको अंग्रेजी रखने का कारण क्या था तो अंग्रेजी रखने का कारण था कि 1950 से 1965 तक बिना राष्ट्रपति की अनुमति
अदालत और कानून की भाषा नहीं बदली जा सकती। ऐसे उस समय की स्थिति में शामिल कर लिया गया था। कारण क्या था? क्योंकि अचानक यदि भाषा परिवर्तित कर दिया जाता है, तब जब देश आज़ाद हुआ था तब। उस स्थिति में यदि अचानक भाषा को बदल दिया जाता है क्योंकि तब जब देश गुलाम था उस स्थिति में भाषा किस भाषा में चल रहे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट किस भाषा में चल रहे थे? तो अंग्रेजी भाषा में और भाषा को अचानक यदि बदल दिया जाता था बदल देने के बाद क्या होने की संभावना थी? तो प्रशासनिक अव्यवस्था उत्पन्न होने की संभावना था और न्याय व्यवस्था जो है अस्थिर हो सकती थी। इसीलिए भाषा को 1950 से 1965 माने 15 वर्षों के लिए, समझे? मैंने पहले क्या था 15 वर्षों के लिए अंग्रेजी को जो है सहायक भाषा के रूप में शामिल किया गया था। लेकिन वो 15 वर्ष के बाद हर 15 वर्ष पे उसको क्या किया जाता है मतलब कि फिर से समीक्षा की जाती है और हर अगला 15 वर्ष के लिए इस भाषा को सहायक भाषा के रूप में शामिल कर लिया जाता है। ऐसा करते-करते आज आज़ादी के 75 वर्ष हो गए, फिर भी अंग्रेजी हमारा क्या है, सहायक भाषा के रूप में शामिल कर किया हुआ है, ठीक है? इसका कारण क्या था समझिए, इसका उपदेश था कि प्रशासनिक व्यवस्था अव्यवस्थित ना हो जाए, न्याय व्यवस्था किसी तरह से डगमगा ना जाए, अस्थिर ना हो जाए, इसीलिए जो अंग्रेजी भाषा को उस समय 1950 से 1965 तक 15 वर्षों के लिए अंग्रेजी भाषा को सहायक भाषा के रूप में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के भाषा के रूप में शामिल कर लिया गया था। इसका वर्णन 348 में किया गया। 349 कहता है संविधान लागू होने के पहले 15 वर्ष तक जो संसद का कानून होगा, किस भाषा में होगा? तो अंग्रेजी भाषा में होगा। 348 की जो भाषा है, उसी को बताता है और 349 कहता है कि यदि भाषा को परिवर्तित करना होगा, अंग्रेजी भाषा को हटाना होगा, तो इसके लिए सबसे पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेना अनिवार्य होगा, ठीक है ना? लेकिन अभी तक ना ही किसी राष्ट्रपति ने ये जद्दोजहद किया है कि अब अंग्रेजी भाषा को हटा करके सिर्फ़ हिंदी को रखा जाए। और ना ही भविष्य में ऐसी होने की संभावना है क्योंकि हम जब इंटरनेशनल रिलेशन भी बनाते हैं तो एक अंग्रेजी भी एक माध्यम होती है इंटरनेशनल रिलेशन बनाने के लिए भी क्योंकि हिंदी विदेशों में मान्य हो इसी इसकी उतनी उम्मीद नहीं की जा सकती है या अन्य भाषा की उम्मीद नहीं की जा सकती है लेकिन अंग्रेजी क्या है तो इंटरनेशनल कम्युनिकेशन लैंग्वेज है इसलिए अंग्रेजी हमें नहीं लगता है कि राष्ट्रपति कभी भी इसकी अनुमति देगी कि अब इसे सेकेंडरी लैंग्वेज से बाहर कर दिया जाए तो ये हर 15 वर्ष में रिन्यूअल होता है इसका वर्णन किसमें किया गया है? 349 के अंतर्गत किया गया है। कौन सी भाषा का? अंग्रेजी भाषा का। अनुच्छेद 350 क्या कहता है? अनुच्छेद 50 कहता है कि भारत का कोई भी नागरिक संघ या राज्य सरकार को अपनी भाषा में आवेदन दे सकता है। समझे? कोई भी नागरिक जो है अपनी लैंग्वेज में भारत सरकार या राज्य सरकार को आवेदन कर सकता है। मतलब क्या है? कि सरकार किसी भी नागरिक को मजबूर नहीं कर सकता है कि आप अंग्रेजी भाषा में ही आवेदन करो या हिंदी भाषा में ही आवेदन करो। आप अपनी भाषा आपको जिस भाषा में जिस लैंग्वेज में आपको बनती है उस भाषा में उस लैंग्वेज में आप मेरे पास क्या करो आवेदन करो, शिकायत करो। हमारे यहाँ क्या है तो ट्रांसलेटर है, हम उस ट्रांसलेटर के माध्यम से उस भाषा को अंग्रेजी भाषा में या हिंदी भाषा में आवश्यकता होगी तो हिंदी भाषा में ट्रांसलेट कर लेंगे। इसका वर्णन कहाँ किया गया है? 350 में किया गया है। यही क्वेश्चन सब कभी-कभी आता है कि हाई कोर्ट में यदि सुनवाई के दौरान आपको हिंदी आ रही हो और जज साहब यदि अंग्रेजी सुनने वाला हो, तो आप उस स्थिति में अपनी भाषा को कैसे समझाओगे जज साहब को? यहाँ पे इसका आंसर क्या होता है? 3 अनुच्छेद 350 के अंतर्गत आपको वहाँ पर एक ट्रांसलेटर दिया जाएगा, जो आप हिंदी बोलोगे और अगला उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके आपकी बातों को जज साहब को बताएँगे। तो इसका वर्णन किसमें किया गया? अनुच्छेद 350 के अंतर्गत किया गया। तो इस प्रकार हमने आज भाषा देखा, राजभाषा को देखा और लास्ट भाषा बनती है 351 इसका तात्पर्य था कि हिंदी भाषा का विकास के लिए दिशा निर्देश देना और हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो मिलते हैं आज के राजभाषा की समाप्ति के साथ किसी अगले टॉपिक में नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।